हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। मैं अरविंद कुमार गोस्वामी आज किशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम का डेट 6 जून से प्रारंभ है। जो RCI के द्वारा डेट शीट दी गई है, 6 जून से आप लोगों का एग्ज़ाम का डेट D.Ed स्पेशल का स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए ताकि अच्छे मार्क्स आए। मैं आज आप लोगों को विशिष्ट सीखने की अक्षमताएं, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, उसके बारे में मैं आप लोगों को चर्चा करूंगा। SLD, इसको विशिष्ट सीखने की अक्षमताएं, ये ऐसे रिलेटेड IDD से ही है, लेकिन इसका अलग से भी B.Ed कोर्स होता है। तो जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगा कि जो भी अलग अलग क्राइटेरिया इसको रखे गए हैं RCI द्वारा, VI, HI, IDD, सेरेब्रल पल्सी, ऑडियोलॉजी, ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे अलग अलग पढ़ाई होती है। लेकिन किसी भी क्लास में सारी दिव्यांगता को जानना जरूरी है, क्योंकि दिव्यांगता क्या है, आप इस फील्ड में जाने जा रहे हैं, आपको इस फील्ड में काम करना है, तो सारी दिव्यांगता के बारे में जानना होता है। और व्यापक रूप से आप जिस फील्ड से कर रहे हैं, जिस क्षेत्र से कर रहे हैं, उसके बारे में विशेष ट्रेनिंग आपको दी जाती है। तो इसी में है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। सीखने की अक्षमताएं वास्तविक हैं, वे मस्तिष्क की जानकारी प्राप्त करने, संसाधित करने, संग्रहित करने, प्रतिक्रिया देने और संचार करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। सीखने की अक्षमताएं वास्तव में विकारों का एक समूह है, कोई एक विकार नहीं है। सीखने की अक्षमताएं क्या है? विकारों का एक समूह है। सीखने की अक्षमताएं बौद्धिक अक्षमताओं, पहले मानसिक मंदता के रूप में जाना जाता था। संवेदी हानि, दृष्टि या श्रवण या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकारों के समान नहीं है। सीखने की अक्षमता वाले लोग औसत या औसत से अधिक बुद्धि वाले भी होते हैं। इनका एवरेज IQ कितना होता है? सामान्य या सामान्य से अधिक भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन उनमें सीखने की क्षमता काफी कम होती है। फिर भी उन्हें ऐसे कौशल हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है जो स्कूल, घर, समुदाय और कार्यस्थल में उनके प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं। सीखने की अक्षमताएं आजीवन रहती हैं और जितनी जल्दी उन्हें पहचाना और पहचाना जाता है, उतनी ही जल्दी उनके द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों से निपटने या उन पर काबू पाने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। WHO के अनुसार, WHO इसके बारे में क्या कहा है? सीखने की अक्षमता में ये निम्नलिखित उपस्थिति शामिल है, जिनके आधार पे हम समझेंगे कि विशिष्ट सीखने में अक्षम लोग हैं।
नई या जटिल जानकारी को समझने, नए कौशल सीखने की क्षमता में काफी कमी। नई या जटिल जानकारी जो होती है उनको सीखने में या नए कौशल सीखने में वो काफी सिखाने के बाद भी नहीं सीख पाते हैं। स्वतंत्र रूप से सामना करने की क्षमता में कमी, यानी बिगड़ा हुआ सामाजिक कामकाज, उनका सामाजिक कामकाज है जो ठीक ठाक नहीं होता है। जो वयस्कता से पहले शुरू हुआ, जिसका विकास पर अस्थायी प्रभाव पड़ा। जो शुरू कब हुआ? वयस्क होने से पहले, और जिसका विकास पर अस्थायी प्रभाव रहा। जैसे जैसे विकास होते जाता है मनुष्य का, लेकिन ये सीखने की जो क्षमता है वो बढ़ नहीं पाती है। ये WHO ने कहा है। ICD-10 रोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण 2010। दिमाग के अवरुद्ध या अपूर्ण विकास की एक स्थिति जो विशेष रूप से विकासात्मक अवधि के दौरान प्रकट होने वाले कौशल की हानि की विशेषता है, जो बुद्धि के समग्र स्तर यानी संज्ञानात्मक, भाषा, मोटर और सामाजिक क्षमताओं में योगदान करती है। AAMR के अनुसार, AAMR जो अमेरिकन एसोसिएशन है, अमेरिकन एसोसिएशन फॉर मेंटल रिटार्डेशन, ये क्या परिभाषा दिया है? विशिष्ट सीखने की अक्षमता विकारों के विषय समूहों को संदर्भित करती है जो स्कूल की आबादी के 2 से 3% में शैक्षणिक उपलब्धि की सामान्य प्रगति को महत्वपूर्ण रूप से बाधित करती है। प्रगति की कमी स्कूल के प्रदर्शन में प्रदर्शित होती है, जो उच्च गुणवत्ता वाले निर्देश प्रदान किए जाने पर भी कालानुक्रमिक और मानसिक उम्र के लिए अपेक्षा से कम रहती है। प्रगति में विफलता की प्राथमिक अभिव्यक्ति बुनियादी कौशल यानी क्षेत्र क्या है? पढ़ना, लिखना, गणितीय कैलकुलेशन में महत्वपूर्ण उपलब्धि की कमी है, जो अपर्याप्त शैक्षिक, पारस्परिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक और समाज भाषाई अनुभवों से जुड़ा नहीं है। प्राथमिक गंभीर क्षमता उपलब्धि विसंगति, भाषाई क्षमता, संज्ञानात्मक कार्य प्रणाली, न्यूरोसाइकोलॉजिकल प्रक्रियाओं या किसी भी कमी के साथ मेल खाती है। ऐसी योगदान देने वाली कमियों का संयोजन जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की शिथिलता में से उत्पन्न माना जाता है। विशिष्ट सीखने की अक्षमता एक अलग स्थिति है जो सामान्यीकृत सीखने की विफलता से औसत या उसके ऊपर ग्रेटर देन 90 संज्ञानात्मक क्षमता और ताकत और कमजोरी के क्षेत्रों को इंगित करने वाले विखराव को प्रदर्शित करने वाली एक सीखने की कौशल प्रोफाइल से अलग होती है। प्रमुख विशिष्ट सीखने की अक्षमता माध्यमिक सीखने की कठिनाइयों के साथ हो सकती है, जिसे प्राथमिक समस्या पर निर्देशित अधिक गहन व्यक्तिगत विशेष निर्देश की योजना बनाते समय भी माना जा सकता है। गणितीय कैलकुलेशन, लेखन, पढ़ना, इन सब कौशलों का अभाव होता है। उनमें ये क्षमताएं काफी कम हो जाती हैं। विशिष्ट प्रकार की अक्षमताएं और उससे संबंधित विकार क्या क्या है? डिसलेक्सिया, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत क्या आता है? डिसलेक्सिया। इसमें भाषा प्रसंस्करण भाषा होता है, पढ़ना, लिखना और बर्तने
इसमें उल्टा दिखाई देने लगता है बच्चों को। भ्रमित करने वाले अक्षरों के नाम और ध्वनियों को शब्दों में मिलाने में कठिनाई, पढ़ने की धीमी गति, पाठ पढ़ने के बाद याद नहीं रहता है, उसको डिस्लेक्सिया कहा जाता है। ये पढ़ने, लिखने और बोलने तीनों में आता है। डिस्कैलकुलिया, डिस्कैलकुलिया क्या है? कैलकुलेशन से संबंधित है। इसका गणितीय कौशल है। गणना सटीक रूप से नहीं कर पाते हैं, गणित के तथ्य याद रखना या व्यवसायिक गतिविधियों में जोड़ घटाव कैलकुलेशन करना उनके बस की बात नहीं रहती है। 2, 3, 4 से गिनना सीखने में कठिनाई, खराब मानसिक गणितीय कौशल, स्थानिक दिशाओं के साथ समस्याएं, ये उसके अंतर्गत आता है। डिस्ग्राफिया में क्या आता है? इसका लिखित अवधि है। लिखावट, वर्तनी संगठन, इसमें अस्पष्ट लिखावट, शब्दों को उल्टा सीधा लिखने लग जाते हैं। लेखन के लिए विचारों को व्यवस्थित करने में कठिनाई, जो सटीक शब्द होते हैं उन शब्दों में और जो ये लिखते हैं उनमें अंतर नहीं समझ पाते हैं, तो उसको डिस्ग्राफिया कहा जाता है। दुष्क्रिया, फाइन मोटर स्किल्स, जैसे पेन पकड़ना या सुई में धागा पिरोना, ये फाइन मोटर स्किल्स आएगा। समन्वय, हस्त निपुणता, कैंची, बटन, ड्राइंग में परेशानी होता है। श्रवण प्रसंस्करण विकार, श्रवण संबंधी जानकारी की व्याख्या करना, भाषा विकास, पढ़ना, यह अनुमान लगाने में कठिनाई कि वक्ता किस वाक्य को कैसे समाप्त करेगा, यह है श्रवण विकार। दृश्य प्रसंस्करण विकार, दृश्य जानकारी की व्याख्या करना, पढ़ना, लिखना, गणितीय कौशल, इसके अंतर्गत क्या आता है? H और N जैसे अक्षरों को अलग करने में कठिनाई। H लिखा जाता है और N लिखा जाता है। N में जो लाइन होता है तिरछा होता है और H में सीधा होता है, तो वहां पे उनको अंतर स्पष्ट करने में कठिनाई होती है, तो उसको दृश्य प्रसंस्करण विकार कहा जाता है। और अन्य संबंधित विकार क्या है? ध्यान या अति सक्रियता, उनमें ध्यान केंद्रित करने का अभाव होता है या अति सक्रिय, बहुत चंचल होते हैं। एकाग्रता और फोकस, अति सक्रियता, ध्यान भटकाना, आवेगशीलता, स्थिर बैठ नहीं पाता है, जल्दी रुचि खो देता है, दिवा स्वप्न देखता है, ये ADHD। तो ये रहा स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी का परिचय। अगला है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, उसमें डिस्लेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, ये सब आया। बच्चों को लिखने में, पढ़ने में, सुनने में कठिनाई होती है, शब्दों को शब्दों के अर्थ को नहीं समझ पाते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO 2013 में क्या इसका परिभाषा दिया? इसके मुख्य लक्षण क्या है? पारस्परिक सामाजिक संचारी संपर्क के लिए क्षीण क्षमता का मिश्रण और रुचियों का एक प्रतिबंधित रूढ़िबद्ध दोहराव वाला प्रदर्शन। ASD
डिसेबिलिटी वाले व्यक्तियों की सामान्य बौद्धिक क्षमता कम हो सकती है। उनमें क्या होता है कि परस्पर सामाजिक संचारी वो कटे कटे रहते हैं। इस स्पेक्ट्रम से ग्रसित लोग ASD जिसको कहा जाता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसेबिलिटी, वो अकेले में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, अकेले में सोचते रहते हैं। उनका जो IQ लेवल है वो सामान्य से कम भी हो सकता है। संचार, सामाजिक संपर्क में न्यूरो विकासात्मक हानि और जानकारी को समझने और संसाधित करने के असामान्य तरीके ASD वाले लोगों को दैनिक कामकाज में बाधा डालते हैं और उनकी शैक्षिक और सामाजिक उपलब्धियों में बाधा डालते हैं। विकलांग व्यक्ति शिक्षा अधिनियम मौखिक और गैर मौखिक संचार और सामाजिक संपर्क को प्रभावित करने वाले एक विकासात्मक विकलांगता। इसके आयु दिया है लेस देन 3 इयर्स। उनका जो विकासात्मक होता है वो लेस देन 3। दोहराव वाली गतिविधियां और रूढ़िबद्ध गतिविधियों में संलग्न होना, पर्यावरणीय परिवर्तन या दैनिक दिनचर्या में परिवर्तन का प्रतिरोध और संवेदी अनुभवों के प्रति असामान्य प्रतिक्रिया होती है। भारतीय पुनर्वास परिषद RCI ऑटिज्म व्यापक विकासात्मक विकारों के अंतर्गत शामिल 5 विकारों में से एक है। ऑटिज्म की विशेषता क्या है? सामाजिक संपर्क और संचार में कमी, असामान्य और दोहराव वाला चीज, एक बात को दोहराते रहते हैं, कई कार्य को दोहराते रहते हैं। ऑटिज्म जन्म के समय या जीवन के पहले 2.5 वर्षों के भीतर प्रकट होता है। IEDEA व्याख्या किया है तो लेस देन 3 इयर्स उसका एज होता है। और यहाँ पे RCI कह रही है कि पहले इनका भी वही कहना है कि लेस देन 3 इयर्स, यानी कि 2.5 वर्ष के होते होते तक बच्चों में यह बीमारी पहचान की जाती है। अमेरिकी विकलांगता अधिनियम 1990 ADA, अमेरिकन डिसेबिलिटी एक्ट 1990, वो क्या बोला है? ऑटिज्म को एक विकासात्मक विकलांगता के रूप में परिभाषित किया जाता है जो मौखिक और गैर मौखिक संचार और सामाजिक संपर्क को काफी प्रभावित करती है। आमतौर पर आयु कितनी होती है? लेस देन 3 इयर्स, जो बच्चों के शैक्षिक प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। तो अमेरिकी विकलांगता अधिनियम जो है उसमें भी सेम ही है। RCI हो या IEDEA हो या ADA हो, सबको सब ये जो है संचार और सामाजिक संपर्क को प्रभावित करने वाली बीमारी, यानी बाकी बच्चों से वो अलग थलग रहना पसंद करते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसेबिलिटी वाले लोग। इसके प्रकार क्या है? अमेरिकन साइकिएट्रिक एसोसिएशन के मानसिक विकारों के निदान और सांख्यिक मैनुअल संस्करण 5 DSM के सबसे हालिया और अद्यतन संस्करण में ऑटिस्टिक विकार के निदान के लिए केवल एक ही श्रेणी है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, जिसमें 5 गो विकार है जिसकी चर्चा यहाँ पे की गई है। श्रेणी उसकी एक ही रखा गया है जिसका नाम है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसेबिलिटी। ऑटिज्म या ऑटिस्टिक विकार, जो बच्चे ऑटिज्म के निदान के अधिकांश कठोर मानदंडों को पूरा करते प्रतीत होते हैं, उन्हें ऑटिज्म या ऑटिस्टिक विकार कहा जाता है।
उनमें सामाजिक और भाषा कौशल में मध्यम से गंभीर हानि होती है। दोहराव वाले व्यवहार और प्रतिबंधित रुचियां होती हैं। अक्सर ऑटिस्टिक विकार वाले बच्चों और व्यक्तियों में मानसिक मंदता होती है और दौरे भी पड़ते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार से जो ग्रसित बच्चे हैं उनमें क्या है कि सामाजिक और भाषा कौशल में काफी कमी होती है, दोहराव वाले व्यवहार होते हैं, प्रतिबंधित रुचियां होती हैं। जिस कार्य को करने को न प्रतिबंधित किया जाएगा वही कार्य करते हैं। उनमें मानसिक मंदता होती है, दौरे भी पड़ सकते हैं। एस्पर्गर सिंड्रोम एएस ऑटिज्म का सबसे हल्का रूप है। पाया गया है कि लड़कियों की तुलना में लड़कों को 3 गुना अधिक प्रभावित करता है। यह लड़कियों की तुलना में लड़के को 3 गुना अधिक होता है। उसका यह हल्का रूप है। एस्पर्गर सिंड्रोम का सबसे आम लक्षण है कि इससे प्रभावित बच्चे किसी एक विषय या टॉपिक में अत्यधिक रुचि लेने लगते हैं। वे अपने पसंदीदा विषय के बारे में सब कुछ पता लगाना और सीखना चाहते हैं और हर समय इसके बारे में बातें करते रहते हैं। ऑटिज्म के अन्य रूपों की तुलना में एस्पर्गर से पीड़ित बच्चों की शब्दावली बहुत अच्छी होती है, हालांकि उनके सामाजिक कौशल स्पष्ट रूप से क्षीण होते हैं और वे अक्सर अजीब और असंगठित होते हैं। उनका भी सामाजिक कौशल कम होता है, उनकी शब्दावली अच्छी होती है और किसी एक टॉपिक की गहराई में काफी अधिक जाने लगते हैं और यह ऑटिज्म का हल्का रूप माना गया है। लड़कियों की तुलना में लड़कों को 3 गुना अधिक होता है। यह भी पाया गया है कि एस्पर्गर सिंड्रोम वाले बच्चों का आईक्यू अक्सर सामान्य या सामान्य से ऊपर होता है। यहां पे पहले ही कहा गया है कि इसका हल्का रूप है, आगे कहा गया कि इनकी शब्दावली अच्छी होती है, तो आगे और क्या बताया जा रहा है कि इनका आईक्यू जो होता है वो सामान्य या सामान्य से ऊपर भी हो सकता है। मानसिक मंद ये नहीं होते हैं ज्यादातर मामलों में। कई डॉक्टर इसे हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म के रूप में संबोधित करते हैं। जैसे ही एएस से पीड़ित बच्चे बचपन में प्रवेश करते हैं उनमें चिंता और अवसाद विकसित होने का खतरा अधिक होता है। पीडीडी-एनओएस व्यापक विकास विकार ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर बच्चों के बीच निदान करने के लिए एक थोड़ा जटिल सिंड्रोम है। आमतौर पर ऐसे बच्चे और व्यक्ति जिनके व्यवहार संबंधी लक्षण एस्पर्गर सिंड्रोम से अधिक गंभीर होते हैं लेकिन ऑटिस्टिक डिसऑर्डर से कम गंभीर होते हैं, उसे पीडीडी-एनओएस के रूप में निदान किया जाता है। यह जो है जटिल सिंड्रोम है। पीडीडी-एनओएस वाले किसी भी 2 बच्चों में समान लक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं। इससे विकार का सामान्यीकरण और अधिक जटिल हो जाता है। आमतौर पर पीडीडी-एनओएस वाले बच्चों में कौन कौन से लक्षण प्रदर्शित होते हैं? बिगड़ा हुआ सामाजिक संचार ऑटिस्टिक विकार के समान। ऑटिस्टिक विकार वाले बच्चों की तुलना में बेहतर भाषा संचार कौशल, हालांकि ये कौशल एस्पर्गर सिंड्रोम वाले बच्चे जितने अच्छे नहीं हैं। इसके पहले जो बताया गया एस्पर्गर सिंड्रोम वाले, उनकी शब्दावली बहुत अच्छी होती है, लेकिन पीडीडी-एनओएस वाले बच्चों की शब्दावली वैसी नहीं होती है। परिणाम स्वरूप संवेदी विकार कम होता है, जिससे दोहरावपूर्ण व्यवहार
इनमें कम होता है। अगला है रेट सिंड्रोम। रेट सिंड्रोम ऑटिज्म का गंभीर रूप है और यह लड़कियों में ज्यादा होता है। यह अधिकतर आनुवंशिक उत्परिवर्तन के कारण होता है, जिसमें उत्परिवर्तन यादृच्छिक रूप से होता है और इसका कोई वंशानुगत महत्व नहीं होता है। यह एक दुर्लभ सिंड्रोम है जो 10,000 से 15,000 लड़कियों में से एक को प्रभावित करता है। यह बहुत ही दुर्लभ सिंड्रोम है। 10 से 15,000 बच्चियों में से एक को हो सकता है। इस सिंड्रोम में 6 से 18 महीने की उम्र की लड़कियों में मामूली गिरावट आती है और भाषाई और सामाजिक कौशल खो जाते हैं। वे आदतन हाथ मिलाते हैं और समन्वय संबंधी समस्याएं विकसित करते हैं। सिर का विकास काफी धीमा हो जाता है और 2 साल की उम्र तक उनका सिर सामान्य से काफी नीचे दिखने लगता है। रेट सिंड्रोम का उपचार मुख्य रूप से कार्य प्रणाली में सुधार के लिए भौतिक चिकित्सा और वाक चिकित्सा पर केंद्रित है। अगला है बाल विघटनकारी विकार। यह क्या है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार का सबसे कम सामान्य और सबसे गंभीर रूप है। सीडीडी बच्चा 2 से 4 वर्ष की आयु के बीच तेजी से कार्य के कई क्षेत्रों को खो देता है। यह प्रतिगमन, सामाजिक कौशल, भाषाई कौशल के साथ बौद्धिक क्षमताओं में भी होता है। बहुत बार बच्चे में दौड़ का विकार विकसित हो जाता है। चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर से पीड़ित बच्चे गंभीर रूप से अक्षम होते हैं और अपनी खोई हुई कार्य क्षमता को पुनः प्राप्त नहीं कर पाते हैं। सीडीडी से प्रभावित बच्चों की संख्या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार वाले प्रति 1 लाख बच्चों में से 2 से कम है। लड़कियों की तुलना में लड़के आमतौर पर सीडीडी से अधिक प्रभावित होते हैं। 1 लाख में 1 या 2 बच्चे पीड़ित होने की संभावना। तो ये रहा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसेबिलिटी। इसके अलग अलग सिंड्रोम होते हैं और अलग अलग लक्षण होते हैं, जिन लक्षणों के आधार पर हम उन बच्चों की पहचान करते हैं। मानसिक रोग, मेंटल इलनेस। मानसिक मंदता और मानसिक रोग को आमतौर पर पहले एक समझा जाता था। दोनों के लिए सिर्फ एक शब्दावली का प्रयोग किया जाता था। दोनों में पागल है, लेकिन कोई पागल नहीं है। मेंटल इलनेस एक असामान्य लक्षण है जो मस्तिष्क की बीमारी है, और मानसिक मंदता एक आनुवंशिक बीमारी हो सकती है या एक ब्लड रिलेशन में शादी करने से हो सकती है, या मानसिक मंदता वो है जिसकी IQ क्षमता सामान्य से काफी कम हो जाती है। लेकिन मेंटल इलनेस क्या है? मानसिक मंदता 18 साल से कम उम्र के बच्चों में चांसेस रहते हैं, और मानसिक रोगी जो होते हैं ये किसी भी उम्र के पड़ाव में ये बीमारी हो सकती है। WHO इस बात पर जोर देता है कि मानसिक स्वास्थ्य केवल मानसिक विकारों या दिव्यांगताओं की अनुपस्थिति से कहीं अधिक है। सर्वोच्च मानसिक स्वास्थ्य का तात्पर्य न केवल सक्रिय स्थितियों से बचना है, बल्कि चल रहे स्वास्थ्य और खुशी की देखभाल करना भी है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य को संरक्षित करना और बहाल करना
व्यक्तिगत आधार पर साथ ही दुनिया भर के विभिन्न समुदायों और समाजों में महत्वपूर्ण है। WHO के अनुसार मानसिक विकारों में विभिन्न लक्षणों वाली समस्याओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है। हालांकि वे आमतौर पर असामान्य विचारों, भावनाओं, व्यवहार और दूसरों के साथ संबंधों के कुछ संयोजन की विशेषता रखते हैं। उदाहरण, सिजोफ्रेनिया, अवसाद, बौद्धिक विकलांगता और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के कारण उत्पन्न विकार है। WHO क्या कह रहा है कि विभिन्न लक्षणों वाली समस्याओं की एक श्रृंखला है, एक चेन है। हालांकि वे क्या करते हैं, असामान्य विचार, असमान भावनाएं, असमान व्यवहार, दूसरों के साथ संबंधों के संयोजन में कमी होती है। सिजोफ्रेनिया, अवसाद, बौद्धिक विकलांगता और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के कारण उत्पन्न विकार है। इनमें से अधिकांश विकारों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। ऐसी कई अलग अलग स्थितियां हैं जिन्हें मानसिक बीमारी के रूप में पहचाना जाता है। अधिक सामान्य प्रकारों में शामिल है चिंता विकार। चिंता विकार से ग्रस्त लोग कुछ वस्तुओं या स्थितियों पर डर और डर के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। चिंता विकार सबसे बड़ा विकार है, हमारे मस्तिष्क पे सबसे ज्यादा जोर डालने वाला विकार है। चिंता या घबराहट के शारीरिक लक्षण भी दिखाते हैं, जैसे तेज दिल की धड़कन, पसीना आना। तेज दिल की धड़कन होना या पसीना आना यदि व्यक्ति की प्रतिक्रिया स्थिति के लिए उपयुक्त नहीं है, यदि व्यक्ति प्रतिक्रिया को नियंत्रित नहीं कर सकता है, या यदि चिंता सामान्य कामकाज में हस्तक्षेप करती है, तो चिंता विकार का निदान किया जाता है। चिंता विकार में सामान्यीकृत चिंता विकार, घबराहट विकार, सामाजिक चिंता विकार और विशिष्ट फोबिया शामिल है। इसमें क्या क्या लक्षण है? दिल की धड़कन काफी तेज हो जाना, शरीर से पसीना आना। इस कंडीशन में क्या आता है, हमारे शरीर का बीपी भी बढ़ जाता है, और शरीर का बीपी जब बढ़ता है तो ब्रेन हेमरेज होने की भी संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, और इससे हमारे शरीर का हर अंग अनियंत्रित हो जाता है और हमें बहुत सारे रोग ग्रसित हो सकते हैं। मस्तिष्क पे हम ज्यादा जोर डालेंगे तो वो क्या करेगा, जैसे कंप्यूटर है, जब डेटा ज्यादा हो जाता है तो हैंग करने लगता है, उसी तरह से हमारा दिमाग हैंग करने लगेगा। तो कंप्यूटर के डेटा को तो डिलीट किया जा सकता है, लेकिन माइंड के डेटा है वो कैसे डिलीट किया जाएगा? इसका कोई ऑप्शन नहीं है डिलीट करने का। इसके डिलीट करने का है, फ्रेश रहिए, ज्यादा किसी सवालों में उलझते जाइएगा तो वो सवाल आपके लाइफ को उलझाते जाएगा। मनोदशा संबंधी विकार, ये क्या है? इन विकारों को भावनात्मक विकार भी कहा जाता है, जिसमें लगातार उदासी की भावनाएं या अत्यधिक खुशी महसूस करने की अवधि या अत्यधिक खुशी से अत्यधिक उदासी तक उतार चढ़ाव हो शामिल होते हैं। सबसे आम मूड विकार अवसाद, द्विध्रुवी विकार और साइक्लोमैटिक विकार है। मनोदशा संबंधी विकार में क्या होता है, उदासी की भावनाएं या खुशी की भावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं और इनमें उतार चढ़ाव भी काफी तेजी से होता है। ये मूड विकार है, जिसमें अवसाद, द्विध्रुवी विकार
और साइकोसोमैटिक विकार होते हैं। मानसिक विकार क्या है? मानसिक विकारों में विकृत जागरूकता और सोच शामिल होती है। मानसिक विकारों के सबसे आम लक्षणों में से दो है मति भ्रम, छवियों या ध्वनियों का अनुभव जो वास्तविक नहीं है, जैसे आवाजें सुनना, और भ्रम जो झूठी निश्चित धारणाएं हैं जिन्हें बीमार व्यक्ति साक्ष्य के बावजूद सच मान लेता है। इसके विपरीत सिजोफ्रेनिया एक मानसिक विकार का उदाहरण है। मानसिक विकार में क्या आता है कि मति भ्रम हो जाते हैं। हमारे दिमाग को ऐसा महसूस होता है जो घटना घटित नहीं हुआ है, जो छवि हम देख नहीं रहे हैं वो छवि हमारे मन में बन रही है, मस्तिष्क में बन रही है। जो भ्रमित करने वाली आवाज है या धारणाएं हैं वो हमारे मन में चलती रहती है और मनुष्य उसी को सच मान लेता है, तो उससे उत्पन्न विकार मानसिक विकार होता है। हमारा मस्तिष्क सुचारू रूप से काम करना बंद कर देता है। खाने का विकार। खाने के विकारों में वजन और भोजन से संबंधित अत्यधिक भावनाएं, दृष्टिकोण और व्यवहार शामिल होते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा और अत्यधिक खाने के विकार सबसे आम खाने के विकार है। ये भी एक मानसिक विकार है, खाने का विकार। आवेग नियंत्रण और व्यसन विकार। आवेग नियंत्रण विकार वाले लोग उन कार्यों को करने की आग्रह या आवेग का विरोध करने में असमर्थ होते हैं जो उनके या दूसरों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। आवेग जब उनका होता है तो उस पर नियंत्रण नहीं होता है, अनियंत्रित आवेग होता है, तो वो स्वयं को या दूसरे को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि जब आवेग में वो चलते हैं, जैसे तूफान चलता है, तो तूफान ये नहीं देखता है कि कहां पे क्या नुकसान होगा, क्या ध्वस्त होगा। तो हमारा शरीर पे नियंत्रण भी एक बहुत बड़ी बात होती है। शरीर पे हमारा स्वनियंत्रण होना जरूरी है। पायरोमेनिया, आग लगाना, क्लेस्टोमेनिया, चोरी करना और बाध्यकारी जुआ आवेग नियंत्रण विकारों के उदाहरण है। शराब और नशीली दवाएं व्यसन की सामान्य वस्तुएं हैं। अक्सर इन विकारों से पीड़ित लोग अपनी लत की वस्तुओं में इतने शामिल हो जाते हैं कि वे जिम्मेदारियों और रिश्तों को नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। शराब या नशीली दवाई, ड्रग्स वगैरह लेने वाले, गांजा अफीम पीने वाले, ऐसे विकार वाले लोग अपने और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। इनको कोई जो भी आएगा, ये इतने तरह से डूब जाते हैं नशा में कि जो भी चीज इनको मिलेगा, बेटा का पढ़ने वाला कॉपी किताब भी ये बेच देंगे। उनको उस समय नहीं समझ में आएगा कि इससे हमें हानि होगा, क्या होगा, कुछ मतलब नहीं है। व्यक्तित्व विकार। व्यक्तित्व विकार वाले लोगों में अत्यधिक और अनम्य व्यक्तित्व लक्षण होते हैं जो व्यक्ति के लिए परेशान करने वाले होते हैं और यह काम, स्कूल या सामाजिक रिश्तों में समस्याएं पैदा करते हैं। इसके अलावा व्यक्ति की सोच और व्यवहार के पैटर्न समाज की अपेक्षाओं से काफी भिन्न होते हैं। इतने कठोर होते हैं कि वे व्यक्ति के सामान्य कामकाज में हस्तक्षेप करते हैं। उदाहरणों में असामाजिक व्यक्तित्व विकार, जुनूनी बाध्यकारी व्यक्तित्व विकार और व्याकुल व्यक्तित्व विकार शामिल हैं। वो व्यक्तित्व विकार में क्या है, ऐसे लक्षण वाले लोग जो किसी काम में, स्कूल में या सामाजिक रिश्तों में समस्याएं पैदा करते हैं। इसके अलावा इनकी सोच, इनका व्यवहार समाज की अपेक्षाओं से काफी भिन्न होता है। वे कठोर होते हैं कि सामान्य कामकाज में हस्तक्षेप करते हैं। जैसे असामाजिक व्यक्तित्व, जुनूनी बाध्यकारी व्यक्तित्व, किसी को
कार्य करने के लिए बाध्य करने लग जाते हैं या व्याकुल होते हैं किसी कार्य के प्रति, तो ये व्यक्तित्व विकार के अंतर्गत आता है। जुनूनी बाध्यकारी विकार क्या है? ओसीडी से पीड़ित लोग निरंतर विचारों या भय से ग्रसित रहते हैं। उनमें भय और निरंतर विचारों का अभाव होता है। उन्हें कुछ अनुष्ठान या दिनचर्या करनी पड़ती है। परेशान करने वाले विचारों को जुनून कहा जाता है और अनुष्ठानों को मजबूरी कहा जाता है। इसका एक उदाहरण रोगाणुओं के प्रति अकारण डर रखने वाला एक व्यक्ति है जो लगातार अपने हाथ को धोते रहता है। ये एक तरह का फोबिया भी है, लगातार हाथ धोना, लगातार पैर धोना। इसको जुनूनी बाध्यकारी विकार कहा जाता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पीटीएसडी एक ऐसी स्थिति है जो किसी दर्दनाक और भय या भयानक घटना के बाद विकसित हो सकती है, जैसे यौन या शारीरिक हमला, किसी प्रियजन की अप्रत्याशित मौत या प्राकृतिक आपदा। पीटीएसडी से पीड़ित लोगों के मन में अक्सर घटना के अस्थायी और डरावने विचार और यादें बने रहती हैं। वे भावनात्मक रूप से शून्य हो जाते हैं। इस डिसऑर्डर को पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर कहा जाता है। अब आगे है क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां और रक्त विचार। बहुत से लोग इस बात को लेकर के भ्रमित रहते हैं कि क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस क्या है। भारत के आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 जो है, उसमें क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियों को मान्यता प्राप्त दिव्यांगताओं में से एक के रूप में उल्लेख किया गया है। इन स्थितियों का अर्थ या परिभाषा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश मल्टीपल स्क्लेरोसिस और पार्किंसंस रोग, इन दो रोगों को विकलांगता की दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस और पार्किंसंस। क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियों की परिभाषा क्या है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय 4 जुलाई 2018 की अधिसूचना में निम्नलिखित परिभाषा दी है। क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, आज के चैप्टर में बस इतना ही जाने दिया जा। इस क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल के बारे में चर्चा मैं कल करूंगा, क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज है, इसके चलते मैं इसके बारे में आप लोगों को कल बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।